हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएनसी फिजिक्स। और आज से हम लोग वीडियो की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर वो बच्चे जो क्लास 12th बोर्ड और नीट दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं। अब इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 12th के चैप्टर 1 से टॉपिक नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ेंगे कि उसको हम लोग बोर्ड प्लस नीट दोनों लेवल के लिए प्रिपेयर कर सके। तो ये जो वीडियो सीरीज रहेगी इसमें हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक टॉपिक और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो हमारे बोर्ड प्लस नीट दोनों में आने वाले हैं उसको हम लोग तैयार करके चलेंगे। तो ये स्पेसिफिक उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चा बोर्ड के लिए भी तैयारी कर रहा है और साथ साथ नीट के लिए भी तैयारी कर रहा है। अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, और अगर आप सिर्फ नीट के लिए कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, और अगर दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेस्ट होगा। तो मैक्सिमम जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स तक आप ये वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से, जो कि हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो हमारी यूनिट है क्लास 12th की यूनिट 1 वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 1 का नाम हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस यूनिट में हम लोग 2 चैप्टर टोटल पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा हमारे पास में पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम इस यूनिट का मतलब समझते हैं कि इस यूनिट का मतलब क्या होता है। ये जो नाम हमारे पास में लिखा हुआ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जैसे अगर आप देख रहे हो तो जो इलेक्ट्रो वर्ड है और ये जो स्टैटिक वर्ड है, अगर इन दोनों वर्ड्स को हम लोग इंडिविजुअली देखें तो जो इलेक्ट्रो होता है उसका मतलब हमारे पास में होता है चार्जेस, और जो स्टैटिक्स होता है उसका मतलब होता है हमारे पास में रेस्ट। यानी कि अगर आप इस पूरे वर्ड को देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारे पास में बेसिक मीनिंग निकल के आता है वो क्या आता है कि चार्जेस है और वो रेस्ट पर है। चार्जेस है और वो रेस्ट पर है। चार्जेस होते क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे, बट चार्जेस है और रेस्ट पर है। अगर आप इसको देखोगे तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर आप बेसिक डेफिनेशन बनाओगे तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास में कि स्टडी करेंगे हम लोग चार्जेस की, कब? जब चार्जेस हमारे पास में रेस्ट पर होंगे, ये कंडीशन अप्लाई होगी, राइट। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दैट आर एट रेस्ट। क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर हम जो चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1 जो हमारे पास में है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, राइट। इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास में टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ही समझेंगे कि क्या होता है चार्ज और इसमें कौन कौन से डेटा जो है वो हमें को याद रखने ताकि हमारे आने वाला जो वीडियोस रहेंगे उनके अंदर हम इस डेटा का यूज कर सके, राइट। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग लिखे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये होता क्या है बेसिकली। अगर इसको हम लोग समझे तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा एक एटम के बारे में। वैसे आप लोगों को पता होगा बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक एटम क्या होता है हमारे पास में। कि ये जैसे हमारे पास एक एटम है, इस एटम के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, राइट। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास में शेल्स होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। सॉरी, यहां पर होगा, ये शेल है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इस तरीके से ऑर्बिट्स या शेल बोल लो, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। उनके अलावा हमारे पास में इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में एक एटम का। ये हमें थोड़ा जानना जरूरी है। यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को हम इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं बट हमारे जो काम के हैं वो ये हैं। अब इनमें भी हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का एज ए एलिमेंट्री पार्टिकल्स, राइट। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, यहां पर हमारे काम आएगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं आपको एक बार डेफिनेशन बताऊं उसके बाद में हम उसको समझे, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक का मतलब होता है हमारे पास में इंटरनल प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल प्रॉपर्टी, जो अंदर से खुद ब खुद होती है, तो इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब इंटरनल प्रॉपर्टी किसकी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। बट हम लोग यहां पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से ले रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की, राइट। चार्ज क्या हो गया, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, राइट। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, क्लियर। अब यहां पे इसको हम लोग आगे कैसे समझेंगे, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिर अदर ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो, यहां पर ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर पार्टिकल्स। अब यहां पे जो फोर्स होगा, ये फोर्स कौन सा होगा, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होगा, ये फोर्स हो सकता है आपके पास में अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का, दोनों में से कोई भी टाइप इसका हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्ज के ऊपर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास पे क्या हो गया कि एक इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे कि हम लोग अगर उसको बेसिक से समझे तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया और एक प्रोटॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की एक बाय डिफॉल्ट या ये कह लो कि इंटरनल एक प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करेंगे कि किसी भी दूसरे पार्टिकल पर, दूसरा पार्टिकल कौन सा होगा, या तो इसके जैसा होगा या इसके अपोजिट नेचर का होगा। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन पर फोर्स लगाएगा। या फिर ऐसे कह लीजिए कि कोई एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। अब इस एक बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा अमाउंट में है और इस पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा अमाउंट में है, तो ये बॉडी और ये बॉडी दोनों क्या करेगी, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी। ये फोर्स कौन सा होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे और स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ चार्ज की प्रॉपर्टी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चार्ज जो कि एज अ प्रॉपर्टी है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए चार्ज क्या हो गया, इंटरनल प्रॉपर्टी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जिसकी वजह से क्या होगा, ये किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। जो फोर्स होगा हमारे पास में वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, या तो वो अट्रैक्शन का हो सकता है या वो रिपल्शन का हो सकता है, राइट। अब इसके बाद में चार्जेस की जो कुछ डेटा है वो हमारे को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली चीज, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का हमारे पास में मतलब क्या होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी का ये मतलब होता है। दूसरी चीज, इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमारे पास में चार्ज की, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसआई यूनिट जो चार्ज की होती है हमारे पास में, वो क्या होती है, कूलम। ये हमारे पास में एसआई यूनिट हो जाएगी चार्ज की। कूलम को अगर आप चाहें तो किसी दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। अब इस फॉर्मूले में जो Q का मतलब होता है वो होता है चार्ज। अगर आप यहां से Q को अकेला करोगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। I फॉर करंट और T फॉर टाइम। यहां पे अगर I यानी कि करंट की आप एसआई यूनिट देखोगे तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में एम्पियर, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड भी इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, करेक्ट। मतलब कि एम्पियर इंटू सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं, कूलम लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमारे काम की चीज है, क्लियर। अब दूसरी बात, एसआई यूनिट तो हम लोगों ने देख ली, कूलम होती है। अगर आप इसकी सीजीएस यूनिट की बात करोगे, सीजीएस यूनिट में भी कौन सी हम लोग, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस में दो टाइप की यूनिट होती है, हम लोग जिसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को सीजीएस यूनिट बोलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का एक नाम और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। अब यहां पे इसका और इसका आपस में एक रिलेशन होता है। जैसे
1 कूलम इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। ये रिलेशन है इसका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी सीजीएस यूनिट में आता है तो अपने को ये यूज करना पड़ेगा। तो स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट हमारे पास में कूलम है, कूलम को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एम्पीयर इंटू सेकंड लिख सकते हैं। दूसरी चीज सीजीएस यूनिट होगी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो क्या होगी स्टेट कूलम होगी। उसके बाद उसका रिलेशन है 1 कूलम में कितना होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम हमारे पास में होता है, राइट। अब इसके अलावा जो हमारे पास में चार्ज होता है उस चार्ज की एक वैल्यू भी होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी के होने के साथ साथ इसकी कोई वैल्यू भी होगी, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी, जिसको हम लोग कैपिटल सी से लिखेंगे। E मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या फिर किसी भी प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये डेटा भी आपको याद रखना है। ये आप चाहो तो प्लस माइनस दोनों में लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो E इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आप चाहो तो प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक लिख लो, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पे सिर्फ साइन का फर्क है, बाकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड की वो दोनों के लिए हमारे पास में क्या है सेम है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में जो चार्ज की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। अब इनके अंदर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि हम जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की बात कर रहे हैं ये तो क्या हो गया प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है, जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात अगर आप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक चीज तो होती है चार्ज और एक चीज होती है मास। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास भी हमारे पास में कुछ होगा। तो जो चार्ज की वैल्यू होती है और जो मास की वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखिए चार्ज की तो मैंने आपको बताई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। यहां पे वैसे बेसिकली माइनस लगता है, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, वो अंडरस्टूड है। दूसरा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इसका मास होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर है, उस इलेक्ट्रॉन के पास में दो चीजें हैं, डेफिनेटली मास तो होता ही होता है, उसके अलावा उसके पास में चार्ज की ये वाली वैल्यू भी है, राइट। तो इन दोनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मास अलग चीज है, चार्ज अलग चीज है। चार्ज क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई, करेक्ट। और मास क्या हो गया, मास भी एक तरीके से उसका ये कह लो कि जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का मास है। अब यहां पे अगर आप प्रोटॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन के अंदर क्या होगा हमारे पास में, इसमें भी चार्ज होता है और इसमें भी मास होता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास में, प्लस लिखते हैं हम लोग, चार्ज की वैल्यू तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। और जो मास है, मास की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का मास होता है और ये हमारे पास में प्रोटॉन का मास होता है। ये डेटा आपको याद रखना है, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ये आगे हमारे पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का मास कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा भारी होता है, करेक्ट। अब इसके बाद में हम लोग ये समझेंगे कि अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है तो होता क्या है। बेसिकली हम ये चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने के उतने नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे सपोज करें कि एक बॉडी है ए, इस बॉडी में मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अगर इक्वल है तो इस स्पेसिफिक बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल है, राइट। ये बॉडी क्या हो जाएगी न्यूट्रल। अब अगर मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी है बी, इस बी बॉडी पर हमारे पास में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो ये जो बॉडी होगी ये बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। ये नाम याद रखिएगा, ये पूरे चैप्टर में काम आएंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। सिमिलरली अगर कोई सी बॉडी है मान लीजिए आपके पास में जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों बराबर है तो बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उस बॉडी को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर है? अब अगली बात आती है हमारे पास में कि हम अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं। उसके हमारे पास में डिफरेंट मेथड होती है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट इस वाले में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम लोग किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें और निकाल लेते हैं तो क्या होगा। जैसे सपोज करिए ये एक बॉडी है, इसका नाम दिया हम लोगों ने ए, करेक्ट। अभी हम स्टार्टिंग में ये मान के चलते हैं कि इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों जो है बराबर अमाउंट में, करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बराबर है। क्लियर है? अब अगर आप इस बॉडी में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसमें से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, पहली चीज हम लोग इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हैं, प्रोटॉन्स को हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका रीजन ये होता है कि प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो प्रोटॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। दूसरा रीजन ये होता है कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा भारी होता है, लगभग 1836 टाइम ज्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। तो जब भी आपको ये चीज बोले कि किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना है, ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके लिए हमें निकालना या देना पड़ेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के साथ हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि मैंने इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या होगा कि मैं इस बॉडी को क्या करूंगा, बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन लाऊंगा और उस बॉडी को दे दूंगा। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं रखा है किसी दूसरी बॉडी में, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लाया और मैंने इसको दे दिया। अब यहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले थे और वो बराबर थे प्रोटॉन के, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास में एक्स्ट्रा हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। क्यों आया? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज कितना था, 1.6 × 10⁻⁻19 था, जो कि इसके ऊपर भी आ गया। तो ये चार्ज एक्स्ट्रा हो गया इस पर्टिकुलर बॉडी के पास। क्लियर? अब अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता हूं तो जितने चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन पे होते हैं उतने इस बॉडी के ऊपर हो जाएंगे एक्स्ट्रा, राइट। क्योंकि देखिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होने की वजह से इसमें जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके आ गया तो अब इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना चार्ज भी आया, तो इतना चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके आऊंगा उतना चार्ज एक्स्ट्रा होता जाएगा। क्लियर? अगर मैं इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं, लाने की बजाय मान लीजिए कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें से मैंने क्या करे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, निकाल दिया, तो क्या होगा उस केस में, तो ये जो बॉडी होगी ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो जितने थे उतने ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर क्या होगा, इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब नेगेटिवली चार्ज करें या पॉजिटिवली चार्ज करें, दोनों ही केसेस में हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर आप बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन लेकर आओ और उस बॉडी को दे दो। अगर आप इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हो तो इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। क्लियर? ये चीज समझ आई? अब इसके बाद में इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो एक बनता है कि अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, समझिएगा, इफ वी आर गिविंग पॉजिटिव चार्जेस टू एनी बॉडी, इफ वी, क्वेश्चन है हमारे पास में इस टॉपिक से रिलेटेड, इफ वी आर गिविंग पॉजिटिव चार्जेस टू अ बॉडी, देन इट्स मास। अगर किसी बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो उसका जो मास होगा वो क्या होगा, पहला ऑप्शन हम दे सकते हैं इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग रिमेन सेम, और फोर्थ ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग नन ऑफ दिस। देखिए अब इसका मतलब समझिएगा पहले क्वेश्चन का, कि हम ये बोल क्या रहे हैं कि वी आर गिविंग पॉजिटिव चार्ज टू अ बॉडी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब क्या है। किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब ये होता है कि उस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कर रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसे होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने प्रोटॉन दिया, इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर बॉडी में से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में थे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, करेक्ट। अब हमने उस बॉडी में से क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, ताकि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए।
इस स्टेटमेंट का यह मतलब होता है कि पर्टिकुलर बॉडी में से आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया है, करेक्ट। अब अगर आप इस पर्टिकुलर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। सपोज करिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर लिया, अब एक इलेक्ट्रॉन की इस बॉडी के अंदर कमी हो गई, तो इस इलेक्ट्रॉन पे मास कितना था? 9.1 इंटू 10⁻³ kg था। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से इतना मास बाहर आ गया, करेक्ट। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर लेता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा उतना बाहर आ गया। तो इस बॉडी पर मास क्या हुआ? कम हुआ, ये ज्यादा हो गया। तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी कि मास की क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो उसका मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड वाला। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्जेस दे रहे हैं, समझिएगा, पॉजिटिव चार्जेस अगर हम लोग देते हैं तो उस बॉडी का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम लोग किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो अब भी उसका मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का कारण क्या है? उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। इसी के बजाय अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है तो नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन जब उसके पास जाएगा तो उस बॉडी का जो मास होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का मास माना कि बहुत कम होता है, बट जितना भी होता है उस पर्टिकुलर बॉडी के मास में थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो वो डेफिनेटली करेगा। तो इसीलिए हम लोग ऑप्शन में क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो मास डिक्रीज होगा, और अगर हम बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो उसका मास इंक्रीज होगा। इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास में 2 क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।